हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 9.4। 9.3 एक्सरसाइज से पहले पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, तो पहले वो वाला पार्ट देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिफरेंशिएशन, जो कि जर्नल सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट है। जर्नल सॉल्यूशन मीन्स होता है पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, उस डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आएगी उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और वो हमारी फाइनल जर्नल सॉल्यूशन होगा। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे एक बेसिक पैटर्न बताया है आप लोगों को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, ये सेम क्वेश्चन जो है आपका टिग्नोमेट्रिक में था, जिसको मैंने दो अलग अलग मेथड से समझाया था। एक था हमारा रैशनलाइजेशन मेथड और एक था हमारा स्क्वायरिंग मेथड। ओके, तो यहाँ पे मैं वो दोनों की दोनों मेथड्स यूज नहीं करूँगी, क्योंकि वो दोनों मेथड्स मैंने वहाँ पे समझा दी हैं। उस मेथड से भी सॉल्व करेंगे तब भी ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, बट यहाँ पे मैं आपको थर्ड मेथड समझाती हूँ, बिकॉज वो दोनों मेथड मैंने ऑलरेडी समझा दिए, तो उसको रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम एक नई मेथड समझेंगे। तो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये जो हमारे को गिवन है वो चीज़ मैंने एज इट इज लिख दी है। इसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स को हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, ये एक हाफ एंगल फार्मूला है। इसी का 1 प्लस कॉस एक्स का जो हमारा हाफ एंगल फार्मूला है वो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये दोनों के दोनों इसके हाफ एंगल फार्मूले हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आप लोगों ने टिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले ध्यान से पढ़े हैं तो आप लोगों को इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने सारे के सारे फॉर्मूले वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। अगर भूल गए हो तो वीडियो को जाके देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। यहाँ पे देखिए आप लोग 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 आया, विच इज़ अब हम लोगों को इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है। तो डी वाई इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। एक्स बाय 2 मतलब एक्स की टर्म का फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, डी एक्स। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारी डिफरेंशिएशन का फाइनल फॉर्म आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देन इंटीग्रेट द इक्वेशन 1 वी गेट। हम ये जो वैल्यू आई है डी वाई की 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, इंटीग्रेट डी वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। अब 10 स्क्वायर जो है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 में। ये मैंने इसलिए चेंज किया है बिकॉज 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 की ओरिजिनल इंटीग्रेशन वैल्यू नहीं होती है, बट सेक की होती है। दैट्स वाई मैंने 10 को सेक में चेंज किया है। 10 एक्स बाय 2, या फिर हम एक नॉर्मल 10 के लिए बोले तो 10 एक्स इक्वल्स टू साइन सेक एक्स माइनस 1 होता है। तो यही हमारा यहाँ पे फॉर्म है, बस माइनस के साथ साथ यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, हमारा एक्स बाय 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पे भी हाफ एंगल फॉर्मूले के पैटर्न में ही सेक लिखा गया है। बाकी हर एक चीज़ बिल्कुल सेम है। ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन फॉर्म के लिए आपको इंटीग्रेशन के और इनवर्स टिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 का डायरेक्ट कोई वैल्यू लिख देंगे, जबकि इंटीग्रेशन में इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसलिए आपको इंटीग्रेशन की भी फॉर्मूले याद होना जरूरी है, और साथ ही साथ में टिग्नोमेट्रिक के, कि 10 को हम किस तरीके से लिखें कि उसका इंटीग्रेशन वैल्यू हमारे पास आ जाए। अब सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारा 10 होगा, तो 10 एक्स बाय 2, और यहाँ पे एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा। देखिए डिफरेंशिएशन में एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता था और इंटीग्रेशन में 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारी इंटीग्रेट वैल्यू आ रही है, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होता है, विच इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन होगा हमारा 10 एक्स बाय 2, और एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन होगा 1 बाय 2, ये इसके अपॉन में रहेगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा एक्स, प्लस सी जो है कांस्टेंट, हमेशा इंटीग्रेशन फॉर्म में जब भी हमारा सॉल्यूशन रहता है तो कांस्टेंट सी उसमें ऐड होता ही है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट टर्म है। बट इस तरीके से इंटीग्रेशन में ये लिखना परमानेंट है, इसको मत भूलिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1 बाय 2 है उधर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू 2 10 एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। ओके, ये हमारा जर्नल सॉल्यूशन है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड है हमारा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका हमको क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए डी वाई, पहले हम ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज लिखेंगे, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड वैल्यू है। वहाँ पे क्या था,
यहाँ पे हमारे पास दो दो टर्म्स थी, इसलिए हमने यहाँ पे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया है। यहाँ पे जो है डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट टर्म है, इसलिए हम लोग इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की टर्म एक साइड लिख देंगे और x को इसके इक्वल में रखेंगे। तो देखिए आप लोग, ये y की टर्म है तो ये नीचे आएगी और dy की जो टर्म है ये इक्वल की इधर जाएगी। तो बस वही यहाँ पे अरेंज किया गया है। इस तरीके से अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक साइड में y की वैल्यू रहती है और एक साइड में x की वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन dy अपॉन रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे जो फॉर्म है इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिखा है dy अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर जो है हमारा फॉर्मूला है, जो कि क्या है, साइन इनवर्स y बाय 2 का। साइन इनवर्स x बाय 2 का फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे y है तो इसलिए यहाँ पे y बाय 2 आया है। ठीक है, साइन इनवर्स का ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर गिवन है, बट हमारा फॉर्म जो है फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो है क्या होता है, साइन इनवर्स y बाय 2 इक्वल में यहाँ पे देखिए आप लोग dx है, dx से मतलब यहाँ पे 1 मल्टीप्लीकेशन में और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे बस वही लिखा गया है, साइन इनवर्स y बाय 2 विच इज इक्वल्स टू x प्लस सी। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स में इक्वल के उधर पे जाएगा तो इनवर्स इसका हट जाएगा, तो y बाय 2 विच इज इक्वल्स टू साइन x प्लस सी। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद 2 जो है वो इक्वल की इधर जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल की इधर जाएगा तो इसमें चेंज होगा, मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस सी। ये जो है हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन है। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमें थर्ड क्वेश्चन में है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो हमको गिवन है वो लिख लेंगे एज इट इज। इसके बाद हम टर्म्स को अलग करेंगे, बिकॉज हमें जब इंटीग्रेशन करना है तो हमको y की टर्म और x की टर्म दोनों की दोनों टर्म्स अलग अलग चाहिए। यहाँ पे एडिशन फॉर्म में है, हमको इसको अलग करना है। तो किस तरीके से अलग होगा, dy बाई डी एक्स, ये जो y है ये भी पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब मैंने क्या बोला है कि y की टर्म जो है अलग रहती है और x की टर्म जो है वो अलग रहती है। तो ये हमारी x की टर्म इक्वल की इधर जाएगी और ये जो y की टर्म है ये इक्वल की इधर आएगी। क्यों, क्योंकि ये अभी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इधर आएगी तो डिवाइड में जाएगी, और ये डिवाइड के फॉर्म में है तो इक्वल की उधर जाके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। dy अपॉन 1 माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू dx, यही जो है हमारा फाइनल फॉर्म है। साथ ही साथ में एक चीज़ और याद रखिए, इस तरीके के फॉर्म में इंटीग्रेशन वैल्यूज रेयर रहती हैं, मतलब नहीं रहती हैं। इस कारण से हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करना मतलब अगर y माइनस 1 हमको लाना है और यहाँ पे 1 माइनस वाई हमको गिवन है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो बाहर साइन माइनस का आएगा, बिकॉज हम इसकी सिटिंग चेंज कर रहे हैं। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट पैटर्न है, उसको अगर हम जब भी चेंज करते हैं, हमारे वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा बाहर के साइन पे माइनस ही यूज़ होता है। ये मैंने मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, बिकॉज वहाँ पे इंटरचेंजिंग बहुत ज़्यादा होती है क्वेश्चंस में। दैट्स वाई मैंने आपको वहाँ पे समझा रखा है ये चीज़ कि जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल टर्म की अगर सिटिंग चेंज करते हैं, मतलब जहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी है रहने की, अगर हम उस पैटर्न को चेंज करते हैं तो वहाँ पे हमेशा माइनस बाहर आता ही है। तो वही यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जब हम लोग y माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी सिटिंग चेंज हो गई है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आ गया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। ओके, ये जो है हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, जर्नल सॉल्यूशन चाहिए। तो इंटीग्रेट दी अबाउ इक्वेशन, अबाउ इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी वाई अपॉन वाई माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ये हमारी इंटीग्रेटिंग वैल्यू है। तो जब हम लोग y माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, log x होता है। अगर 1 अपॉन एक्स रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, यही होता है ना। तो यहाँ पे x की जगह पे y माइनस 1 यही टर्म रहेगी, और यहाँ पे dx जो है वो सिंगल है, तो मतलब इसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में, 1 मल्टीप्लिकेशन में, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे इक्वल में क्या आ जाएगा, x प्लस सी। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या आया, माइनस लॉग y माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू x प्लस थी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये माइनस जो है हम इक्वल की इधर भेज देते हैं, तो लॉग
y माइनस वन विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी। अब कई बच्चे पूछेंगे मैम आपने माइनस अगर इक्वल किधर भेजा है, तो ये तो दोनों टर्म्स में आना चाहिए माइनस। बच्चे दोनों टर्म्स में आ सकता है, बट ये सी तो कांस्टेंट है। अगर आप लोग इसको प्लस माइनस सी लिखेंगे या फिर सी लिखेंगे तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, इसलिए मैं इसको एक कांस्टेंट टर्म में ही रखती हूँ जो कि है पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे भी नेगेटिव लिखेंगे तो भी बिल्कुल परफेक्ट है, बट कंफ्यूज ना हो इसलिए सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उसमें प्लस माइनस साइन का कोई लॉजिक नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे तब भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये जो लॉग है इसको भी इधर साइड भेजेंगे। लॉग अगर इधर साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ई में चेंज हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो यहाँ पे लॉग जो है वो यहाँ पे चेंज होगा तो क्या बनेगा, ई बनेगा। अगर हमारा लॉग जो है वो इक्वल के अलग साइड में जाता है तो वो ई में चेंज हो जाता है, बिकॉज आपको पता होगा कि लॉग और ई जो है वो एक दूसरे के अपोज है, कैंसिल आउट हो जाते हैं और वन को फॉर्म कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो लॉग है इसको मैंने इक्वल के इधर भेजा तो ये किस में चेंज हो गया, y माइनस वन विच इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा पैटर्न है। इसके बाद जो माइनस वन है ये भी हम इक्वल किधर भेजेंगे, तो ये नेगेटिव है, इक्वल किधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। आप लोग अगर यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी परफेक्ट है। ये एक अरेंजमेंट के लिए मैंने y इक्वल्स टू ई माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी, ये एक जर्नल सॉल्यूशन के अरेंजमेंट के लिए मैंने यहाँ तक सॉल्व किया है। अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो भी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए जो हमारा जर्नल सॉल्यूशन है हम कोशिश करते हैं कि वो y और x के बेसिक पैटर्न में हो, उसमें लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं यूज़ हो। मतलब कभी भी ई वाई या लॉग y की टर्म में हमारा जर्नल सॉल्यूशन का फाइनल आंसर ना आए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उस टर्म को हम इक्वल के इधर भेज दें, जिसके कारण से y और x की जो भी टर्म्स है वो फ्री रहे। इसलिए मैंने यहाँ पे लॉग को इक्वल के इधर भेजा है, जिसके कारण से हमारा जो टर्म है वो फ्री हो जाए और y जो है वो सिंगल पैटर्न में आए। इसी को हम जर्नल सॉल्यूशन कहते हैं। लॉग और ई में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए y की टर्म का, y जो है वो हमेशा फ्री रहना चाहिए, दैट्स वाई हमने लॉग को उधर भेजा है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई विच इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमको एक इंटीग्रेट वैल्यू दी हुई है, मतलब एक वैल्यू दी हुई फंक्शन दिया हुआ जो कि जीरो की इक्वल है, और इसका हमको फाइंड करना है कि जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको जो गिवन है वो मैंने एज इट इज लिखा है। इसके बाद आप लोग देखिए हम क्या करेंगे, एक्स के टर्म्स को और वाई के टर्म्स को एक एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरी टर्म जो है हमारी एक्स की है और ये पूरी टर्म जो है हमारी वाई की है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल के उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। ये हमारी दो अलग अलग टर्म आ गई, ये पूरा एक्स के लिए है, ये पूरा वाई के लिए है। तो देखिए हम जो है टेन को कैसे लिख सकते हैं, टेन को हम यहाँ पे आप देखिए x के फॉर्म में है, यहाँ पे हमारा y के फॉर्म में, बट यहाँ पे जो 10x है और यहाँ पे 10y है, यहाँ पे किस फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे y के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए ये अभी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है और हमको इसको इंटरचेंज करना है तो किसमें फॉर्म हो जाएगा, ये डिवाइड में। बिकॉज कोई भी चीज़ मल्टीप्लीकेशन की अगर इक्वल की उधर जाती है तो वो चीज़ हमेशा डिवाइड में चेंज होती है, ये तो आपको पता है। तो बस हम लोग यहाँ पे y वाली टर्म एक साइड करेंगे, x वाली टर्म एक साइड करेंगे। तो सेक स्क्वायर x अपॉन टेन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर y अपॉन टेन वाई डी वाई। यहाँ तक तो आई होप कोई डाउट नहीं है। मैंने बस यही किया है कि x वाली टर्म को एक साइड करा है, y वाली टर्म को एक साइड किया है। फॉर्म जो है वो मल्टीप्लीकेशन में था, दैट्स वाई यहाँ पे दूसरी साइड गया है इक्वल के, तो यहाँ पे डिवाइड आ गया, बस इतना ही चेंज आया है। ओके फिर देखिए इंटीग्रेट दी अबाउ इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारी डिफरेंशियल की, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो उसके डेरिवेटिव के साथ है। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको समझाया कि सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो 10x ही होता है। तो यहाँ पे फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है दोनों साइड पे, ये उसका ये फंक्शन है, ये हमारा डेरिवेटिव। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ये चीज़ आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, गलती मत कीजिएगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी लर्निंग स्किल के लिए लिखा है कि व्हेन फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव देन उसका डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू आता है जो कि क्या होता है log 10x, और यहाँ पे क्या आएगा log 10y। मतलब ये जो नीचे की टर्म रहती है जो हमारा डेरिवेटिव रहता है वो डायरेक्टली log के फॉर्म में अप्लाई हो जाता है, ये लिखा जाता है। ठीक है,
यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो चीज़ है जो मैंने लिखी ये सिर्फ आपके लिए लर्निंग के लिए है कि फंक्शन अगर उसके डेरिवेटिव के साथ में कहीं भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है, उसका क्लियर मीनिंग है कि हमको उसको लॉग के फॉर्म में अप्लाई कर देना है, मतलब लॉग के फॉर्म में उसका डेरिवेटिव साथ में लिख देना है बस। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि अगर हमारा फंक्शन उसके डेरिवेटिव के साथ है तो उसका डायरेक्ट फॉर्म क्या आता है, log 10x। अगर यहाँ पे 10x की जगह पे x रहता तो भी हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, log x। बस ये फॉर्म है। ये चीज़ आपको धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगी, बिकॉज इस तरीके के बहुत क्वेश्चन है आगे। तो log 10x इक्वल्स टू माइनस log 10y प्लस c। अब क्या करेंगे, नेगेटिव है, इक्वल की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो log 10x प्लस log 10y विच इज इक्वल्स टू c। आपको पता होगा कि log mn विच इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। अगर हमारा लॉग जो है एडिशन फॉर्म में रहता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब मल्टीप्लिकेशन में। तो वही यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हमारा लॉग जो है वो एडिशन फॉर्म में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, log 10x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10y विच इज इक्वल्स टू c। अब क्या करेंगे हम, मैंने क्या कहा है कि हमको हमेशा इक्वल की इधर वाली साइड जो हमारी एक्स वाई जो टर्म रहती है वो हमेशा ही मुझे लॉग और एक्सपोनेंशियल से फ्री रखनी है। तो लॉग और ई से अगर इसको फ्री रखना है तो हम क्या करेंगे, इस लॉग वाली वैल्यू को इक्वल की इधर भेजेंगे, जिससे क्या हो जाएगा 10x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10y विच इज इक्वल्स टू ई सी। लॉग चेंज होगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि लॉग अगर इक्वल के उधर जाता है तो किसमें चेंज होता है, ई में चेंज होता है। तो बस यहाँ से लॉग इक्वल की इधर गया तो किसमें चेंज हो गया, ई में विथ अ पावर सी। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए मैं इसको सी के इक्वल भी लिख सकती हूँ, बिकॉज ये सी जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसमें आप प्लस माइनस डिवाइड इंटीग्रेट कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, बस ये कॉन्स्टेंट टर्म है। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो सी आना परमानेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे सी लिखा जाता है। आप लोग ई की पावर सी लिखेंगे तो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यही एक जर्नल सॉल्यूशन है। और इसको आप बस 10x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10y इक्वल्स टू सी लिखेंगे तो भी वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की साइड पे। क्वेश्चन नंबर 5 है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स विथ डी वाई माइनस ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स विथ ब्रैकेट क्लोज डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें दो टर्म्स दी हुई है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जो हमको गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन लिखने के बाद एक साइड में हमारी डी वाई और एक साइड में हमारे पास क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा। तो देखिए ये जो माइनस में है अगर इक्वल के उधर जाएगा तो किस में चेंज जाएगा, पॉजिटिव में। तो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी वाई विच इज इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डी एक्स। यहाँ पे हमारी डी वाई और डी एक्स की अलग अलग टर्म्स हो गई हैं और साथ ही साथ में ये जो माइनस का साइन है इक्वल के उधर जाने से पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आप लोग देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, डी वाई के साथ जो टर्म है वो किधर साइड भेजेंगे, डी एक्स के साइड में भेज देंगे। क्यों, क्योंकि हमको डी वाई की टर्म को फ्री करना है तभी तो उसका इंटीग्रेशन होगा। दैट्स वाई हमने डी वाई की टर्म फ्री करने के लिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल को उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज जाएगा। इसके साथ डी एक्स जो है वो मल्टीप्लाई में एज इट इज है। तो डी वाई इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे हमारी दोनों फॉर्म्स आ गई हैं। अब आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग जो है फाइनल इक्वेशन आ चुकी है हमारी डिफरेंशिएशन की। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। हम अबाउ इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट डी वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये जो है हमारी इंटीग्रेट वैल्यू हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो फाइनल हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी को हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ही हमारा जर्नल सॉल्यूशन आएगा। तो अब देखिए ये जो नीचे की टर्म है, यहाँ पे भी आप लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल मतलब फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव ही आ रहा है। ये रहा हमारा फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव आया। अगर आप लोग इसका डेरिवेट करेंगे तो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स यही आएगा। फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है, ये आप लोग ध्यान से देखिए, ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव है। अगर इस तरह की कंडीशन रहती तो मैंने क्या कहा, लॉग के साथ में हमारा फंक्शन आ जाता है। लॉग के साथ में जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा नीचे वाली टर्म आती है हमेशा। लॉग के साथ में हमारा फंक्शन आता है हमेशा। फंक्शन क्या है, ये है, डेरिवेटिव नहीं। लॉग का फंक्शन क्या है हमारा, ये है। तो
और या फिर अगर फंक्शन से आपको समझ में नहीं आता, क्या है बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है। तो अगर आपको उस तरीके से समझ में नहीं आता तो एक चीज़ फिक्स ही है कि जब भी फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव होता है तो अपॉन में जो चीज़ रहती है वही की वही फंक्शन या वही की वही वैल्यू जो है वो लॉग के साथ में एज इट इज आती है। ये इसका बेसिक पैटर्न है। तो यहाँ पे फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव है तो यहाँ पे लॉग ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे एज इट इज आ गया प्लस सी। एक मेथड हमारी ये है, ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताई है। इसके अलावा एक सेकंड मेथड है, वो आप ध्यान से समझिए। सेकंड मेथड ये है कि इंटीग्रेशन में जो नीचे वाली टर्म है उसको हम क्या मान ली, टी मान लेते हैं। उसको हमने टी मान लिया। अब आप लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आएगा, ई एक्स जो है वो एज इट इज रहेगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, 1 से इससे मल्टीप्लाई भी हो तो कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ई माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन वो एज इट इज रहेगा, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाता है तो माइनस और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो एज इट इज रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसका इंटीग्रेशन हुआ इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल में सॉरी इसका डिफरेंशिएशन हुआ है तो यहाँ पे हॉल पे क्या आएगा, डी एक्स विच इज इक्वल्स टू टी का डिफरेंशिएशन होता है हमारा डी टी। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई करके देखिए तो यहाँ पे ये वाली पूरी टर्म की जगह पे क्या आएगा, 1/t विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी टी, बिकॉज ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, टी है, तो 1/t विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो वो आता है हमारा log t के इक्वल। और log t जो है वो हमने किसके इक्वल मानी थी, मतलब t को हमने किसके इक्वल माना था, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो वही यहाँ पे आया है log ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये एक न्यू पैटर्न है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए जब हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू आई तो यहाँ पे हमारे दो फंक्शन में है, एक फंक्शन है एक उसका डेरिवेटिव है। अगर आप लोग डायरेक्टली करना चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है कि अगर फंक्शन उसके डेरिवेटिव के साथ में होता है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्म रहता है कि लॉग विद द फंक्शन, लॉग और उसका फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाता है, मतलब नीचे वाली जो टर्म जो है वो लॉग के साथ में एज इट इज रहती है। बस एक फॉर्म हमारा ये हो गया। सेकंड फॉर्म मैंने ये समझाया है कि हम पहले नीचे वाली जो टर्म है उसको टी के इक्वल मानते हैं। नीचे वाली टर्म हमने टी के इक्वल मानी तो हमारी ऊपर वाली टर्म आ गई इसको डिफरेंशिएट करने पे तुरंत। जैसे हमने नीचे वाली टर्म को टी के इक्वल माना, उसका डिफरेंशिएशन किया तो ऊपर का फंक्शन जो है वो उसका डेरिवेटिव के साथ में एज इट इज आया है। ये फंक्शन ये इसका डेरिवेटिव है। देखिए आप लोग डेरिवेटिव और ये बिल्कुल सिमिलर आ रहे हैं, जो कि किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल हो गया। अब हम मानते हैं कि हमने इस पर पुट किया, इंटीग्रेशन वैल्यू नहीं लगानी है, बस पहले इस पर पुट करके मानिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी टी अपॉन टी, बिकॉज ये पूरी टर्म जो है वो क्या है, डी टी के इक्वल है। देखिए ना आप लोग, ये पूरी की पूरी टर्म डी टी के इक्वल है तो यहाँ पे आएगा डी टी, और यहाँ पे नीचे जो है हमने किसके इक्वल माना है, टी के इक्वल माना है, तो डी टी अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू। अब जब हम डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन करते हैं, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, या फिर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ पे हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा log t, और log t में यहाँ पे t की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट करी है। तो t की वैल्यू क्या है, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, वही मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। ये दोनों मेथड्स हैं, जिस मेथड से आपको समझ में आए उसी मेथड से समझिए। और यहीं पे हमारा ये वाला सॉल्यूशन खत्म होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमको डिफरेंशियल वैल्यू दी हुई है, हमको इसका भी क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई की टर्म को अलग करते हैं, एक्स की टर्म को अलग करते हैं। वाई की टर्म जो है वो इक्वल की इधर जाएगी और ये एक्स की टर्म जो है वो इक्वल की इधर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों टर्म्स हमें पता कैसे चलेगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि वाई की टर्म जो है वो एक साइड होगी और एक्स की टर्म जो है वो एक साइड होगी। जब तक ये सेपरेट नहीं होते और डी वाई इक्वल्स टू विथ सम टर्म्स, अगर डी वाई और डी एक्स की इस तरीके से कंडीशन नहीं आती तब तक वो फॉर्म जो है वो हमारा इंटीग्रेशन में नहीं जाता है, और अगर वो इंटीग्रेशन में नहीं गया तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमको इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है। तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारी इंटरचेंज करने पर वैल्यूज आ रही हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास डी वाई सेपरेट है, डी एक्स सेपरेट है, तो इंटीग्रेट दी अबाउ इक्वेशन फ्रॉम बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स वाई 1 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है हमारा 10 होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, दैट्स वाई यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है। आप चाहें तो समझने के लिए 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 10 इनवर्स वाई,
बिकॉज ये इसका फॉर्मूला है। मैंने इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से पहले मैंने डिफरेंशिएशन में भी ये फॉर्मूला समझाया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी ये फॉर्मूला समझाया है। तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट ना हो। ये जो फॉर्मूला है बस वही हमने यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई किया है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। बिकॉज जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा ही इंक्रीज होता है और जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो हमेशा ही डिक्रीज होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा बढ़ता है और डिफरेंशिएशन जो है वो हमेशा घटता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है हमेशा बढ़ेंगी। तो आप लोग देखिए 1 की इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आएगा x आएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये जो है हमारी इंटीग्रेट वैल्यू आती है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स है, इक्वल किधर जाएगा तो क्या इसमें चेंज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 में इनवर्स हट जाएगा। तो y इक्वल्स टू 10 विथ वैल्यू ऑफ x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये जो है हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन आएगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड पे। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी वैल्यू है, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका हमको क्या फाइंड करना है, जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी हमारी x की टर्म y के साथ में है, y की टर्म हमारी x के साथ में, हमको दोनों को अलग अलग करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली टर्म है इसको इक्वल के उधर भेजेंगे, जिसके कारण से dx की टर्म अलग हो और dy की टर्म अलग हो। तो y log y dx विच इज इक्वल्स टू x dy। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये y की है और इसके साथ ये जो टर्म है ये x की है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने पे ये मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज़ है, इंटरचेंज होंगी तो क्या किस में चेंज जाएंगी, डिवाइड में चेंज हो जाएंगी। तो dx अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू dy अपॉन y log y। ये हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन के लिए वैल्यू आ गई है डिफरेंशिएट करने के बाद, बिकॉज x की टर्म अलग हो गई है और y की टर्म अलग हो गई है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटीग्रेट दी अबाउ इक्वेशन, इस इक्वेशन को अब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y log y। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का तो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस यहाँ पे क्या आएगा log c। अब एक चीज़ आप लोग और याद रखिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम प्लस c जो है वो किधर साइड आता है, y की साइड में आता है या x की साइड में आता है। तो जो हमारा प्लस c है वो हमेशा ही y की साइड में, x की साइड में आता है, सॉरी। जो हमारा c है वो हमेशा x के साथ ही रहेगा, y के साथ में नहीं रहता है, ठीक है, हमेशा x के साथ। जहाँ पे भी हमारे फंक्शन में इंटीग्रेशन होगा तो जहाँ पे भी x वाली टर्म रहेगी वहीं पे हमारा कांस्टेंट ऐड होगा। ये चीज़ आप फिक्स याद रखिए कि हमारे कांस्टेंट टर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ x के साथ में ही ऐड होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस यहाँ पे log c। log c को आप c भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, log c भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, विच क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, c रहना चाहिए, ये मेन चीज़ है। आप लोग चाहे इसको log के साथ में लिखें चाहे विदाउट log लिखें, एक ही चीज़ है, विच इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन क्या होता है log x, तो log x की जगह पे ये पूरी की पूरी टर्म है। तो 1 अपॉन वाई लॉग एक्स की जगह पे क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करने पे लॉग वाई, यही हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू का। बच्चे क्या करते हैं, लिख सकते हैं वाई लॉग वाई। ये बच्चे मानेंगे कि मैम ये इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स। आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा कि 1 अपॉन एक्स जो टर्म रहती है, अगर इस टाइप की वैल्यूज़ का इंटीग्रेशन होता है तो हमेशा पहले बाहर क्या आता है, लॉग आता है। वो लॉग जो है वो इस टर्म के लिए ही होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन वाई लॉग वाई। 1 अपॉन लॉग वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग विथ लॉग वाई। ये जो y है ये log में चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन वैल्यू ही रहता है। अगर किसी फंक्शन का इस तरीके से दो फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक टर्म हमारी y है, एक टर्म हमारी log y, तो अगर हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा तो किस में आएगा, log विथ log y। इसी तरीके से ये लिखा जाएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये तो हमारा आना चाहिए y विथ log y, बिकॉज हमने y का लिखा है तो यहाँ पे आएगा log y एंड फिर log y। इस तरीके से भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ें आप सोचते हैं ये रॉन्ग है। आप लोग ध्यान से समझिए कि 1 अपॉन वाई लॉग वाई अगर इस तरीके की हमारी टर्म होती है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली, देखिए यहाँ पे भी क्या था 1 अपॉन एक्स था, तो हमने डायरेक्टली क्या लिखा लॉग एक्स, तो यहाँ पे एक्स थी टर्म, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लॉग एक्स आई है। यहाँ पे हमारी क्या टर्म है, वाई लॉग वाई टर्म है, तो यहाँ पे हमारी लॉग वाई आएगी, तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिखा है लॉग
विथ लॉग वाई। अब बच्चे बोलेंगे मैम वाई क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टर्म थी इसलिए यहाँ पे एक्स आया है। यहाँ पे हमारे पास टू टर्म्स है तो यहाँ पे 1/y log y है, तो ये जो y है ये log में चेंज हो गया है, तो log y ये इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आई होप यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ समझाई है कि 1/y log y जो है ये हमेशा जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये log y में चेंज होगा, ना कि y log y में चेंज होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो log के साथ कंसिडर्ड की जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे आएगा log y। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे m+n के फॉर्म में है तो m+n क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो log cx विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए log विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ log y, तो log से log कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे log से log कैंसिल आउट होता है, हाँ, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, log से log कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा cx विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच रहा है log y। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो log वाली टर्म है ये इक्वल की इधर भेजेंगे, क्योंकि हमको y की टर्म फ्री चाहिए। तो यहाँ पे हमने log को इक्वल की इधर भेजा, तो किसमें चेंज हो गया, y इक्वल्स टू e विथ अ पावर cx। ये जो है हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्या है, x की पावर 5 dy/dx विच इज इक्वल्स टू -y की पावर 5। ये हमारी फॉर्मिक इक्वेशन है, मतलब डिफरेंशिएशन की इक्वेशन है, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की टर्म को एक साइड और x की टर्म को हम एक साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो y वाली टर्म है ये इक्वल की इधर आएगी और ये हमारी x वाली जो टर्म है वो इक्वल की उधर जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में है इधर आएगी तो डिवाइड में जाएगी, ये वाली टर्म जो है वो डिवाइड में है तो इक्वल में जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन में आएगी। ओके, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल उधर जाएगी तो डिवाइड में चेंज हो जाएगी। तो अब हम इसका इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ रहा है, dy/-y की पावर 5 विच इज इक्वल्स टू dx/x की पावर 5। अब आप लोग देखिए x की टर्म अलग हो गई, y की टर्म अलग हो गई, ये देखिए ना, dy/-y की पावर 5 विच इज इक्वल्स टू dx/x की पावर 5। x और y की टाइम अलग अलग हो गई। अब अलग होने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो बस वही लिख दीजिए, इंटीग्रेट दी अबाउ इक्वेशन। अबाउ इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन dy/y की पावर 5 विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/x की पावर 5। अब क्या करेंगे, ये जो पावर में अपॉन में है इक्वल के ऊपर जाएगा तो इसमें चेंज होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अगर पावर जो है 1 में है, अगर वो इक्वल के ऊपर, मतलब अगर वो अपॉन में है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जाती है तो वो उसकी पावर जो है किस में चेंज हो जाती है, नेगेटिव में। बिकॉज नेगेटिव से ही अगर हम अपॉन में लिखते हैं तो वो पॉजिटिव में टर्म चेंज हो जाती है। इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो बस वही यहाँ पे हुआ है। ये जो हमारी टर्म है, मतलब फंक्शन है, वेरिएबल जो है हमारा y, ये जो y वेरिएबल है ये अभी डिवाइड के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जाएगा तो इसकी जो पावर है वो अभी पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जाएगी तो किस में चेंज जाएगी, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, y with the power of -5 dy which is equals to x with power -5 dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा चीज़ों को बढ़ाता है, मतलब उसमें एडिशन होता है। तो यहाँ पे -5 + 1 अपॉन -5 + 1, तो यहाँ पे भी सिमिलर होगा कि x की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1, और x की टर्म है इसलिए कांस्टेंट इसी के साथ में ऐड होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए, जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारी फाइनल पावर क्या आ रही है, -y की पावर -4 अपॉन -4 विच इज इक्वल्स टू x की पावर -4 अपॉन -4 + c। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे जर्नल सॉल्व किया है। इसके बाद आप लोग देखिए हम क्या करेंगे कि अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये वाली जो चीज़ है मैंने सेम ये लिख दी है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक ही लिखिए। इसके बाद देखिए आप लोग माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस आएगा और ये अपॉन में वैल्यू थी, अगर ऊपर साइड में आई तो नेगेटिव हो गई थी इसकी पावर। अब इसको हम क्या करते हैं, वापस से अपॉन में लिखते हैं, जिसके कारण से इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/4y विथ अ पावर 4 विच इज, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव नहीं आएगी पावर, बिकॉज ये पावर जो है वो अपॉन में लिख दी गई है, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हमने बाहर लिख दिया है, अपॉन -x की पावर -4 है इक्वल टू, अगर ये भी मल्टीप्लिकेशन में है अपॉन में जाएगी तो किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी पावर। तो -1/4 x की पावर 4 + c, कांस्टेंट इसके साथ एज इट इज़ रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये x की जो टर्म है इसको भी इक्वल के उधर भेजेंगे, जिसके कारण से नेगेटिव से किस में चेंज जाएगी, पॉजिटिव में। तो c इक्वल्स टू 1/y की पावर 4 + 1/x की पावर 4। अगर आप यहाँ तक भी आंसर लिखते हैं तो भी वो जर्नल सॉल्यूशन में बिल्कुल परफेक्ट है, और इस तरीके से लिखेंगे तो भी परफेक्ट है।
अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है dy अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो देखिए आप लोग यहाँ पे हमारी डिफरेंशियल वैल्यू क्या है, dy विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 dx। अब देखिए बच्चे पूछेंगे मैम 1 तो वहाँ पे था ही नहीं, कोई भी फंक्शन अगर सिंगल हो तो उसमें 1 जो है वो पहले से ही इन्वॉल्व होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई भी फंक्शन, कोई भी वैल्यू, कोई भी टर्म कुछ भी होती है, अगर वो सिंगल है तो उसमें 1 मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में 101% परमानेंट होता है मैथ्स में। तो इसलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के साथ में क्या है मल्टीप्लिकेशन में, 1 मल्टीप्लिकेशन में। अगर हमारे पास दो टर्म्स है तो क्या यूज़ होता है हमारा फॉर्मूला, यू वी का डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल्स टू यू एज इट इज़ वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी एज इट इज़ यू का डिफरेंशिएशन, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। इंटीग्रेट दी बोथ साइड, हम दोनों साइड में इसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए आप लोग फर्स्ट एज इट इज़ मतलब साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या क्या हो जाएगा हमारा, 1 का डिफरेंशिएशन, हमारा v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x होगा, 1 का डिफरेंशिएशन x होता है तो साइन इनवर्स x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद क्या है साइन इनवर्स x, यहाँ पे साइन इनवर्स x इसलिए लिखा गया है बिकॉज पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है, मीन्स 1 का, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका साइन इनवर्स x का। तो पहले हम लोग इस चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं, इसके बाद अंदर वाली टर्म को अलग से लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x की क्या वैल्यू होती है, 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो बस वही यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो टर्म्स को देख के, तो एक बार आप लोग फिर से देखिए। सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंशियल वैल्यू है इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन x था, साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, बिकॉज 1 जो है वो हमेशा किसी ना किसी में ऐड माइनस डिवाइड सब में रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक 1 का यूज़ किया है। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे जो टर्म है इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यू वी का डिफरेंशियल फार्मूला, जो कि क्या होता है यू एज इट इज़ रहेगा, वी का डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट टाइम, प्लस फिर वी का डिफरेंशिएशन नहीं, वी एज इट इज़ रहता है, यू का डिफरेंशिएशन होता है, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स विथ साइन इनवर्स एक्स विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1। यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म इसलिए इस फॉर्मूले से अरेंज किया गया है। पहले हमने u का डिफरेंशिएशन किया, पहले हमने u को एज इट इज़ रखा है, v का डिफरेंशिएशन किया, देन हमने v को एज इट इज़ रखा है, u का डिफरेंशिएशन किया। मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ में x आएगा, बिकॉज 1 जो है वो हमारा क्या है, v है। तो v का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो गया, जीरो। ऐसे तो 1 का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, बट यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्म में चल रहा है विथ अ प्रोडक्ट फॉर्म, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स x विथ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद माइनस, माइनस लगाने के बाद आप लोग देखिए साइन, बिकॉज साइन में माइनस ही आता है साइन इनवर्स के फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आएगा -1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस बाहर एज इट इज़ है, तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 का इंटीग्रेशन वैल्यू, 1 की इंटीग्रेशन वैल्यू x होती है, साइन इनवर्स x जो है वो क्या होता है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आप लोग देखिए, इसके बाद है हमारा y इक्वल्स टू, ये जो x है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में था, इसको हम बाहर लिख देते हैं, x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, ये जो रूट वाली टर्म है इसको हम t के इक्वल मानते हैं। ये इंटीग्रेशन में अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो ये इंटीग्रेशन में काफ़ी अच्छे से तरीके से समझा दिया गया है, तो इसलिए आई होप आपको इंटीग्रेशन में कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आप डिफरेंशिएशन काफ़ी इजी लग रहा होगा। पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन इज 0। इस तरीके के टर्म जब भी हम पुट करते हैं तो हमेशा डिफरेंशिएशन ही होता है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x dx विच इज इक्वल्स टू टी का डिफरेंशिएशन इज dt। अब यहाँ पे आप लोग देखिए -2 को इक्वल के उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, x dx विच इज इक्वल्स टू -dt अपॉन 2। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमने इसको t माना, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न में हमारा आंसर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, x dx आ रहा है, और हमारा इंटीग्रेट करने पे भी क्या वैल्यू आ रही है, x dx, लेकिन साथ ही साथ में आ रहा है हमारा 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये जो चीज़ है ये मैंने बस यहाँ पे क्या पुट किया है वही लिखा है मैंने, ये पूरी टर्म एज इट इज़ रहेगी, x साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है हमारी हाफ, तो हाफ जो है वो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ
डी टी अपॉन डी टी, इसलिए बिकॉज ये पूरी की पूरी टर्म एक्स डी एक्स जो है वो डी टी के इक्वल है, और साथ ही साथ में जो हमारा टी है ये टर्म नीचे वाली ये किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया रूट टी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो y इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स ये एज इट इज प्लस 1/2 बाहर वाली टर्म एज इट इज विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अब वन रूट टी का मतलब होता है क्या, टी की पावर 1/2, एक ऊपर साइड आएगी तो -1/2 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इस रूट टी का क्या मतलब होता है, 1/t-2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t-1/2 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे भी सिमिलर होगा -1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी t 1/2 अपॉन 1/2, ये हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, वही यहाँ पे पुट कीजिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट टी अपॉन 1/2 प्लस सी। यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, बिकॉज 1/2 जो कांस्टेंट टर्म है हमारी यहाँ से 1/2 ये बाहर एज इट इज रहेगी। इसके बाद जो हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या आएगी हमारी रूट टी अपॉन 1/2 प्लस सी। कॉन्स्टेंट हमारा हमेशा ही रहता है एक्स वाले फंक्शन के साथ में, तो वाई इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट टी प्लस सी। ये जो है हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन है। यहाँ तक भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, यहाँ भी लिखोगे तो भी करेक्ट है। अब आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाली जो चीज़ है बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते, कंफ्यूज नहीं हो ना, मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ। पुट यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -2x dx इक्वल्स टू डी टी। अब बच्चे बोलेंगे मैम आपने यहाँ तक क्यों नहीं छोड़ा, बिकॉज ऊपर वाली टर्म जो है वो इसकी डिफरेंशियल टर्म की सिमिलर नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 को इक्वल के उधर भेजेंगे, जिससे क्या होगा, x dx बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, x dx किसके इक्वल है, -dt अपॉन 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस आया। अब 1/2 जो है यहाँ पे नहीं गिवन था, बट हमारे आंसर में तो गिवन है, इसलिए हम 1/2 को कांस्टेंट टर्म बाहर लिख देंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा, ये ऊपर वाली x dx की टर्म जो है वो dt के इक्वल में आ रही है, और अपॉन में रूट टी के अंदर जो वैल्यू है, रूट 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, टी है, इसलिए हम यहाँ पे रूट अंदर क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद y इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू तो बाहर रहेगी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे जो पावर है 1/रूट टी में है, 1/रूट टी मतलब रूट टी का क्या मतलब होता है, रूट टी का मतलब साफ होता है कि उसकी पावर जो है वो हाफ है। अब ये पावर हाफ अपॉन में है, जब ये ऊपर जाएगी तो किसमें आ जाएगी, टी की पावर -1/2 में हो जाएगी। अब t की पावर -1/2 में जब चेंज हो गई, तो इसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा उसमें +1 और अपॉन में भी 1/2 + 1 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो हमने वही यहाँ पे लिखा है 1/2 मतलब रूट टी, तो यहाँ पे इसलिए मैंने रूट टी अपॉन 1/2, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आ गया हमारा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस रूट टी प्लस सी। ये हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन आ गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, e की पावर x tan y विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ dx प्लस ब्रैकेट में है 1 माइनस ई की पावर x विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे को फंक्शन गिवन है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए आप लोग, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें डिफरेंशियल वैल्यू जो है वो डी वाई और डी एक्स की सेपरेट करनी पड़ती है, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की टर्म अलग करेंगे, y की टर्म अलग करेंगे। x वाली टर्म क्या है ये, और y वाली टर्म क्या है ये, अलग अलग करिए। ये पॉजिटिव में है तो किस में चेंज जाएगा, नेगेटिव में चेंज जाएगा। तो 1 माइनस ई एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल की उधर जाएगी तो किसमें चेंज होगी, माइनस ई एक्स टेन वाई डी वाई। माइनस इसलिए आया बिकॉज पॉजिटिव फॉर्म में थी, इक्वल की उधर गई तो नेगेटिव में आ गई। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन x का होना चाहिए, बट 10 तो y में है, और सिमिलरली यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो y में होना चाहिए, बट ये x में है। तो हम लोग x की टर्म को x की साइड भेज देंगे और y की टर्म को y की साइड में भेजेंगे। तो यहाँ पे दोनों की दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल की उधर जाएंगी तो किस में चेंज जाएंगी, डिवाइड में चेंज जाएंगी। तो देखिए आप लोग यहाँ पे जब हम इसको इधर साइड भेजते तो क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10 वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू
माइनस ई की पावर एक्स, और ये मल्टीप्लिकेशन की टर्म इक्वल किधर जा रही है तो डिवाइड में आएगी 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। डी वाई की टर्म अलग हो गई, डी एक्स की टर्म अलग हो गई। अब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10 वाई डी वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा क्या है, फिर से फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव। यहाँ पे भी इसी तरीके से फंक्शन विद देयर डेरिवेटिव, दोनों साइड में फंक्शन अपने डेरिवेटिव के साथ में है, तो इसका डायरेक्टली क्या होगा, लॉग 10y विच इज इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस ई एक्स। नीचे वाली टर्म जो है वो लॉग के साथ में लिखी जाती है, तो वही हमारे यहाँ पे फंक्शन अगर उसके डेरिवेटिव के साथ में है तो हमारा फाइनल आंसर लॉग एक्स होता है। लॉग एक्स मतलब नीचे वाली जो टर्म है वो, तो यहाँ पे एज इट इज आएगा लॉग 10y विच इज इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट लॉग सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे दो टर्म्स है, ये 1 माइनस ई एक्स है, यहाँ पे एक लॉग सी है, दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म से इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाना, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग 10y विच इज इक्वल्स टू लॉग सी 1 माइनस ई एक्स। अब यहाँ पे लॉग है, हमें y जो टर्म है वो हमेशा फ्री चाहिए होती है, तो लॉग को उधर साइड भेजेंगे जिसमें किससे चेंज हो जाएगा, ई में चेंज हो जाएगा। या फिर एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि लॉग और लॉग दोनों साइड है तो लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाता है अगर यहाँ पे लॉग नहीं होता। अब मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, सी 1 माइनस ई की पावर एक्स, तो हम इस लॉग को उधर भेजते तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो सी की पावर ई की पावर में चेंज हो जाती। बट यहाँ पे लॉग है तो लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, जिससे हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 10y विच इज इक्वल्स टू सी विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 माइनस ई एक्स, 1 माइनस ई की पावर एक्स। यही हमारा फाइनल जर्नल सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हमको गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विद डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है। इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन की तरह सिमिलैरिटी नहीं है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स जो है वो किस में गिवन है, x की टर्म में गिवन है, y की टर्म में कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, और साथ ही साथ में हमको दो वैल्यूज दी हुई है, मतलब y की भी वैल्यू आनी चाहिए और x की भी वैल्यू आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे y की भी वैल्यू हमको गिवन है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जर्नल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो थोड़े लेंदी हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने क्वेश्चन पहले लिख दिया, क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म को एक साइड करेंगे, वाई वाली टर्म को एक साइड करेंगे। वाई की कोई टर्म ही नहीं है, एक्स वाली टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन में इक्वल किधर जाएगी तो किसमें चेंज जाएगी, डिवाइड में, और ये डी एक्स डिवाइड में है तो इक्वल किधर जाएगी, किसमें चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन में। डी वाई विच इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये हमारे पास दो टर्म्स, मतलब x की दो फॉर्म आ गई है, एक है हमारी 2x स्क्वायर प्लस एक्स और एक है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। इस तरीके से हमारे पास y की टर्म अलग है, x की टर्म अलग है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट दी अबाउ इक्वेशन, हमेशा की तरह हम इंटीग्रेशन ही करते थे वही यहाँ पे होगा। इसके बाद देखिए डी वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वैल्यू जो हमें फाइंड की है हमने फंक्शन की, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है, और यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे। इससे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा x और यहाँ पे बचेगा हमारा 1। वही यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बच रहा है हमारा x प्लस 1, और यहाँ पे x प्लस 1 ऑलरेडी है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके कारण से हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, क्या, x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दो टर्म्स आ रही है हमारी, इसको सेपरेटली कॉमन लेने पे। जब हमने इसको कॉमन लिया, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास दो टर्म्स आ रही है, एक आ रही है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक आ रही है हमारी एक्स प्लस 1। जब भी डिनोमिनेटर में दो टाइप की वैल्यूज रहती हैं इस तरीके से, तो हम हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, a प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्म। ये फॉर्म जो है वो इंटीग्रेशन में सबसे ईजी फॉर्म माना जाता है। आप लोगों ने अगर इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो यह बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अगर नहीं समझा है तो डिफरेंशिएशन में धीरे धीरे समझ जाएंगे, बट आप लोग इससे पहले इंटीग्रेशन की वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये पूरी की पूरी जो फंक्शनेबल टर्म है ये इक्वल की इधर आती है, ये इसका पैटर्न है। ओके, ये जो चीज़ लिखी गई है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका फिक्स पैटर्न है। इंटीग्रेशन में आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग अभी डिफरेंशिएशन पहले स्टार्ट करें तो आपको डाउट होगा, इसलिए पहले इंटीग्रेशन समझ लीजिएगा, उसके बाद ही ये समझिएगा। विदाउट इंटीग्रेशन ये वाला पैटर्न आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये इंटीग्रेशन की बाद ही समझ में आएगा, बिकॉज ये एक फिक्स पैटर्न है। वहाँ पे इसका एक रूल भी अप्लाई किया है मैंने, तो आप लोग प्लीज़ पहले वहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ समझिएगा।
हमने ये वाली पूरी की पूरी टर्म इक्वल की इधर साइड ही रहती है, विच इज इक्वल्स टू नीचे की एक टर्म जो है वो ए के अपॉन में आती है और नेक्स्ट टर्म जो है वो किसमें बी एक्स प्लस सी अपॉन में आती है। ठीक है, हमने दोनों की दोनों टर्म्स को सेपरेटली लिख लिया है और इक्वल में ये पूरा फॉर्म एज इट इज। इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे ए के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और बी एक्स प्लस सी के साथ में एक्स प्लस वन मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। दोनों की दोनों टर्म्स अलग अलग फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे और अपॉन में जो चीज़ है वो एज इट इज आएगी, बिकॉज इसका एलसीएम यही आना है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए ए के साथ में अंदर की पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी और बी एक्स प्लस सी के साथ में ये वाली पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा, यहाँ पे जो चीज़ चल रही है एलएचएस साइड में वो एज इट इज चलेगी, चेंजेस सिर्फ आरएचएस में आएंगे। ओके, तो आरएचएस पे देखिए यहाँ पे इसका ए का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए का वन से मल्टीप्लाई इज ए, बी एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा, एक तो आएगा हमारा बी एक्स और एक आएगा हमारा बी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसके बाद अपॉन में ये वाली एलसीएम की जो दोनों चीज़ें हैं दोनों साइड में सिमिलर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एलएचएस की जो वैल्यू है एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों की दोनों वैल्यू सिमिलर इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बच रहा है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसके साथ भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं ए और बी में से, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस यहाँ पे आप लोग देखिए इसके साथ बी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, सी के साथ में तो हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा एक्स बी प्लस सी प्लस ए और सी जो है वो एज इट इज़ है, बिकॉज ये वन के साथ मल्टीप्लाई हुए तो इसमें कोई भी फंक्शन नहीं आया है, तो ए एंड सी जो है वो एज इट इज़ लिख गए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए हम क्या पहले फाइंड करेंगे, हमें ए बी और सी इन तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अब आप लोग देखिए इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए वाली टर्म जो है वो किसके इक्वल में आ रही है, टू के इक्वल में। बी वाली जो टर्म है एक्स के साथ में क्या है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम मान लेते हैं कि एक्स के साथ में वन मल्टीप्लिकेशन में है, तो बी जो है वो किसके साथ में आएगा, वन के साथ। ए जो है वो किस में आ रहा है, टू में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है यहाँ पे मतलब एक्स वाई वाली जो टर्म है इसको नेगलेक्ट किया जाता है, इसके साथ में जो वैल्यू रहती हैं जो नंबर्स रहते हैं उनको हमेशा इक्वल में लिखा जाता है, चाहे वो ए के लिए हो चाहे वो बी के लिए हो, उनको हमेशा नंबर्स में लिखा जाता है। और एक्स वाई जो टर्म है इसको नेगलेक्ट किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ टू बचेगा। सिमिलरली हमारा बी प्लस सी में आप लोग देखिए एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, वन बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे बी प्लस सी के इक्वल में क्या आएगा, वन आएगा। और ए प्लस सी जो है यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, इसका मतलब ए प्लस सी के इक्वल में क्या आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई थर्ड नंबर नहीं है, ना तो नंबर है ना तो कोई कॉफिशिएंट है। तो देखिए ए प्लस बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ टू, तो ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू टू। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी प्लस सी, और यहाँ पे इक्वल में क्या है बी की टर्म के लिए एक्स है तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ वन बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बी प्लस सी इक्वल्स टू वन। इसके बाद ए और सी की बात कीजिए आप लोग, तो ए और सी में यहाँ पे कोई भी थर्ड ना तो फंक्शन है ना तो कोई कॉफिशिएंट है ना तो कोई नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्टली जीरो। इसको हम मानते हैं इक्वेशन वन, इसको हम मान रहे हैं इक्वेशन टू, और ये थर्ड वाली जो है इसको क्या मानेंगे हम इक्वेशन थ्री मानेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम दी इक्वेशन वन टू एंड थ्री, इन तीनों की तीनों इक्वेशन में क्या करेंगे हम पहले वन और टू को प्लस करेंगे और उसमें से थर्ड माइनस कर देंगे, जिससे हमको क्या मिलेगी ए या बी दोनों में से किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए आप लोग हम लोग पहले इक्वेशन वन और टू को ऐड करते हैं, उसमें से इक्वेशन थ्री को माइनस करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है ए प्लस बी, इसके इक्वल वाली टर्म अलग लिखी जाएगी और इसकी एडिशन वाली टर्म अलग रहेगी। तो देखिए आप लोग ए प्लस बी मतलब यहाँ पे ए प्लस बी एज इट इज़, बी प्लस सी एज इट इज़, फिर यहाँ पे क्या करना है थ्री को माइनस करना है, थ्री क्या है ए और सी है तो माइनस ए एंड माइनस सी, देन टू प्लस वन इज थ्री, और यहाँ पे थ्री की वैल्यू क्या है जीरो, तो थ्री माइनस जीरो। तो आप लोग देखेंगे बी जो है टू टाइम्स है तो यहाँ पे क्या आएगा टू बी, सी जो है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है टू बी विच इज इक्वल्स टू थ्री, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी थ्री बाय टू आ रही है। बी की वैल्यू तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आप लोग अब क्या करेंगे, जो बी की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन टू में पुट कर देंगे, जिससे यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी।
देखिए जो चीज़ मैंने आपको वहाँ पे समझाई थी ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे जब हम a प्लस बी को फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या था, इक्वल में था हमारा यहाँ पे 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया था, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया था, जिसके कारण से क्या बचा था, a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे जब सेकेंड वाली टर्म थी एक्स बी प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू एक्स, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा था, b प्लस सी इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू 2। इस तरीके से ये फॉर्म आया था। मैं यहाँ पे लिख के भी बता रही हूँ, भूल गई थी मैं वहाँ पे लिखना, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अलग से सेपरेटली लिखा है कि किस तरीके से a प्लस बी इक्वल्स टू 2 आया है और b प्लस सी इक्वल्स टू 1 आया है। बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए हर एक चीज़ नोट्सली बना के मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है यूट्यूब पे। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए कि मैम ये क्वेश्चन या ये लाइन नहीं समझ में आ रही है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के नई मेथड से भी मैं समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछिए, बिकॉज आप पूछेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में हम लोग जो b की वैल्यू है वो पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी, b प्लस सी इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू है 3/2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस 3/2, तो c की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। ये हमारी c की वैल्यू, इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 में पुट करने से a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, a की वैल्यू आ रही है हमारी ए की वैल्यू हमारी 1/2 आ रही है, बिकॉज इक्वेशन 3 क्या थी, a माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a जो है क्या है, a इक्वल्स टू हम c बोल सकते हैं। यहाँ पे c जो है वो माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 1/2। ये हमारी वैल्यू आ रही है फाइनल, ठीक है। तो वही इस तरीके से हमारी a की वैल्यू आएगी। तो a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू क्या थी, 3/2, c की वैल्यू -1/2, a की वैल्यू 1/2, तीनों की तीनों वैल्यूज आ गई। तो हमारे फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, LHS साइड को हम नेगलेक्ट करते हैं, RHS साइड को ही कंसिडर करते हैं। तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे a वाली जो टर्म है वो क्या है, 1/2, तो ये वैल्यू वाली टर्म जो है वो बाहर आ जाती है, और इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, dx अपॉन एक्स प्लस 1 का, प्लस यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है, 3/2 x, माइनस c की वैल्यू क्या थी हमारी, -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये दोनों टर्म्स आ गई हैं हमारे पास। तो कांस्टेंट टर्म्स मतलब ये जो नंबरिंग वाली टर्म है ये बाहर आएंगी, और सिर्फ अंदर वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 प्लस। अब यहाँ पे हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक किसका सॉल्व करेंगे, b का, और एक किसको सॉल्व करेंगे, c को। तो b में क्या है, 3/2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पे बीच में माइनस एज इट इज, 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। देखिए इसके बाद यहाँ तक तो हमारा इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ आएगी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है, अगर इस तरीके की वैल्यूज़ रहती हैं तो हम क्या करते हैं, उसको t के इक्वल मानते हैं। तो पुट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा। t का डिफ्रेंशिएशन इज dt, ये इसका डिफ्रेंशिएशन आया। ये डिफ्रेंशिएशन सिमिलर इसके है, बस क्या अंतर है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को इक्वल किधर लाएंगे, तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू dx। तो ये x dx सिमिलर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ dt अपॉन 2 ये चेंजेस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/2 ऑलरेडी बाहर था, 1/2 इसका 1/2, dt अपॉन 2 का जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जो है ये बाहर साइड लाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 जो है बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बच रहा है हमारा, log t। तो log t की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप लोग को ये स्टेप ज़्यादा लग रही है तो आप लोग लिख सकते हैं log t, और नेक्स्ट टर्म पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पे -1/2 एज इट इज़, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। तो वही यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स। ये वाली चीज़ तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, वही मैंने यहाँ पे राइट किया है। यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से देखिए, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे वाली टर्म को मैंने टी के इक्वल माना है। टी के इक्वल मानने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन में इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है, बस 2 जो है वह एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 2 को हम क्या करेंगे, इक्वल की इधर साइड भेजेंगे, मल्टीप्लिकेशन में था, इक्वल की इधर जाके डिवाइड में चेंज होगा। तो dt अपॉन 2 यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, बिकॉज
1/2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो 1/2 हमने बाहर लिख दी। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/t का। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और t की वैल्यू क्या है, x² + 1 माइनस 1/2 एज इट इज, और 1/a² + x² को क्या बोलते हैं, tan इनवर्स x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए आप लोग, इक्वल में y एज इट इज चल रहा था, तो यहाँ पे लिखा है मैंने y = 1/2 log x+1 प्लस 3/4, 3/4 ये 2 × 2 यहाँ से 4 आया है, 3/4 log x² + 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जो क्वेश्चन में हमको दो वैल्यूज़ दी हुई थी, किसकी, एक x की दी हुई थी और एक y की दी हुई थी। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट करिए। y की जगह पे 1 आएगा, यहाँ पे 1/2 log x+1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 का पूरा log 0 जो है वो क्या होता है, देखिए log 0 की वैल्यू के साथ साथ में यहाँ पे 1 भी है, तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ रहा है, log 0 + 1। इसका मतलब log 1 की वैल्यू 0 होती है, आप लोगों को पता होगा log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये तो बेसिक है। तो log यहाँ पे क्या है, log 1, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, प्लस 3/4 एज इट इज़। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे है log x² + 1, तो x² जो है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 + 1 आएगा, तो log 1 क्या होता है, log 1 0 ही होता है, तो यहाँ पे बस अभी वैल्यू लिख देंगे, 3/4 log 1 माइनस 1/2, यहाँ पे tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, ठीक है, tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, दैट्स वाई यहाँ पे 0 है। तो 1/2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल पूरी की पूरी टर्म 0 आ रही है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, c = ये 1, तो यहाँ पे c = 1, और ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो इक्वल की इधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा, c = 1 माइनस 3/4 log 1 विच इज़, अब log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो c का फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, मैंने अभी बताया, और यहाँ पे तीनों साइड मतलब दोनों साइड में log की वैल्यू जो है वो 1 ही आ रही है, और log 1 की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होती है, दैट्स वाई यहाँ पे ओवरऑल क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन 0 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ c के इक्वल में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या है, x विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ x² - 1 विथ dy/dx विच इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी फंक्शनल वैल्यू है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके बाद x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जनरल सॉल्यूशन है हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x² - 1 विद dy/dx विच इज इक्वल्स टू 1। हम क्या करेंगे, पहले x की टर्म अलग करेंगे और y की टर्म अलग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये पूरी की पूरी टर्म x की टर्म है, तो ये इक्वल की उधर जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में है इक्वल की उधर जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, और ये डिवाइड में है तो इक्वल की उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो dy विच इज इक्वल्स टू 1/x विथ x² - 1 dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हमने y की टर्म अलग कर ली, x की टर्म अलग कर ली। इंटीग्रेट दी अबाउ इक्वेशन। अब अबाउ इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद x² - 1, ये हमारी टर्म है इंटीग्रेशन के लिए। अब आप लोग देखिए, जब भी इस तरह की टर्म रहती है तो हम यहाँ पे देखेंगे a² - b² दिख रहा होगा आपको, ये a² है, ये -b² है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो वही यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, बस b की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, और a की जगह पे यहाँ पे x है। तो आप लोग y का dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, हमने यहाँ पे x जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और a² - b² की वैल्यू पुट करी है, मतलब जो फॉर्मूला होता है वो पुट किया है, क्या है, x - 1 और x + 1। अब यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं, मतलब यहाँ पे फिर से यही वाला फॉर्म अप्लाई होगा। तो ये वाला फॉर्म आपको 101% इंटीग्रेशन से समझ में आया होगा कि किस तरीके से फॉर्म आता है। तो यहाँ पे इक्वल में LHS साइड पे जो है पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ आती है, और RHS साइड पे A, B और C 3 टर्म्स आती है। अब यहाँ पे हम 3 टर्म्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसमें तो मैम आपने BX + C यूज़ किया था। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि आपने मैम वहाँ पे तो BX + C यूज़ किया था, तो यहाँ पे B और C डायरेक्ट क्यों, बेटा उसमें वहाँ पे 2 वैल्यूज़ थी, इस तरीके का फॉर्म वहाँ पे अप्लाई हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे क्या था,
एक्स स्क्वायर माइनस वन या प्लस वन करके कुछ था, और एक था एक्स माइनस वन। इस तरीके के दो फॉर्म्स अप्लाई हो रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे टू टर्म्स थी, इसलिए हमने क्या किया था, बी एक्स प्लस सी का फॉर्म यूज़ किया था। बट यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स है, एक ए बी और सी, तीनों के लिए अलग अलग टर्म्स है, दैट्स वाई हम यहाँ पे तीनों वाला यूज़ करेंगे। इसलिए ए अलग है, बी अलग है और सी अलग, तीनों के तीनों सेपरेटली यूज़ हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब हम इसमें एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो आप लोग देखिए एलएचएस साइड पूरी की पूरी एज इट इज़ है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स की टर्म हट जाएगी, बाकी क्या बचेंगे, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी। बी में जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये और ये टर्म्स कट, एक्स प्लस वन टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा, एक्स माइनस वन विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स। प्लस सी का जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। तो ये पूरी की पूरी नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर साइड की टर्म बचेगी, जो कि क्या है, वन इक्वल्स टू ए का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। ये हमारी फाइनल टर्म बचेगी। अब आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर की कितनी वैल्यूज है, तीन है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, ए प्लस बी प्लस सी। फिर यहाँ पे x वाली टर्म क्या है, b और c x की टर्म है, x को कॉमन लेने पे क्या आ रहा है, माइनस बी प्लस सी। इसके बाद आप लोग देखेंगे माइनस ए जो है, मतलब ए सिंगल टर्म में जो बिना कॉफिशिएंट के टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ए ही है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस ए। अब आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए आप लोग इस टर्म और इस टर्म को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल के एलएचएस साइड पे कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, जिसके कारण से हम ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल में रख सके। बट यहाँ पे जो माइनस ए है ये बिना कॉफिशिएंट के, और यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो बिना कॉफिशिएंट के, इसलिए हम माइनस ए इक्वल्स टू वन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया है, माइनस ए इक्वल्स टू वन। इसका मतलब ए इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, माइनस वन आ रही है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ए की वैल्यू आने के बाद हम यहाँ पे बी की वैल्यू और सी की वैल्यू देखते हैं, तो बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू जीरो, और ए प्लस बी प्लस सी ये भी जीरो के इक्वल होगा। क्यों, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कोई भी कॉफिशिएंट्स नहीं है, कॉफिशिएंट्स नहीं है मतलब वो ए बी सी टर्म के इक्वल नहीं आएंगे। और ए की वैल्यू इसलिए आ गई है क्योंकि यहाँ पे भी विदाउट कॉफिशिएंट टर्म थी और यहाँ पे भी विदाउट कॉफिशिएंट टर्म थी, इसलिए दोनों के दोनों सिमिलर है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल ली है, बट यहाँ पे बी और सी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होंगी। तो हम बी माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये माइनस वन जो है अगर इक्वल के उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव के वन में, तो बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू टू, सॉरी बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू वन, और ये इक्वेशन टू है। सॉरी मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलने में, बट आप लोगों को समझना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, वैल्यू। अब आप लोग देखिए फ्रॉम द इक्वेशन वन एंड टू, अब इक्वेशन वन और टू से हमारे पास क्या आएगा वो देखिए, बिकॉज यहाँ पे बी प्लस सी है और यहाँ पे भी बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू वन एंड माइनस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हम जब साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज करने पे क्या होता है, बी और बी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़ नेगेटिव और एक चीज़ पॉजिटिव है, मतलब ऑलरेडी साइन चेंज्ड है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन ऑलरेडी चेंज है तो बी जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सी। तो सी प्लस सी इज टू सी विच इज इक्वल्स टू वन, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, वन बाय टू, तो सी की वैल्यू वन बाय टू जो है वो किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन है माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, सी की वैल्यू वन बाय टू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव में वन बाय टू। हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास सी की वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई और साथ ही साथ में ए की वैल्यू आ गई। तीन वैल्यूज हमारे पास अब आ चुकी है, हम डायरेक्टली किस फॉर्म में अप्लाई कर देंगे, ए बी और सी में। तो आप लोग देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स माइनस वन, हमारे पास तीन इंटीग्रेशन वैल्यू आ गई है। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस वन, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन बाय टू, एंड सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में वन बाय टू। और साथ ही साथ में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है वो सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन होगा। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन विच इज़ लॉग एक्स माइनस वन। हमारे पास तीन इंटीग्रेटिंग वैल्यू आ रही हैं। अब आप लोग देखिए तीनों की तीनों जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, और साथ ही साथ में इसके क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज बाहर है। तो y इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस वन बाय टू लॉग
एंड x+1 x-1। अब x+1 और x-1 कहाँ से, बिकॉज यहाँ पे भी यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो क्या करेंगे हम लोग 1/2 को कॉमन लेंगे। 1/2 कॉमन लेने से क्या आ रहा है हमारे पास, log x+1 एंड log x-1, मतलब m+n, ये आ रहा है हमारे पास। बट एक चीज़ और है, अब बच्चे बोलेंगे मैम m+n, यहाँ पे log m+n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n का, बट यहाँ पे हमने log m/n लिखा है, इसका मीन्स है ये तो डिवाइड फॉर्म में जा रहा है, बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म में जाना चाहिए था, इसलिए डिवाइड फॉर्म में जा रहा है, बिकॉज हमने क्या किया, कॉमन लिया है। हमने 1/2 को कॉमन लिया है, इसलिए m+n वाला प्रोडक्ट फॉर्म नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कॉमन फंक्शन यूज़ हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे log m प्लस log n जो है ये हमारे डिवाइड फॉर्म में जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, कॉमन फंक्शन यूज़ हो रहा है। हमने यहाँ पे 1/2 को कॉमन लिया है, दैट्स वाई जो बची हुई वैल्यूज़ हैं वो डिवाइड फॉर्म में गई हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लस c कांस्टेंट जो है वो एज इट इज़ है, ये जो है हमारी क्या है, इक्वेशन 3 है। अब हमारे पास इक्वेशन 3 आ चुकी है, मतलब जो फाइनल इक्वेशन है वो हमारे पास आ चुकी है इंटीग्रेट करने के बाद। अब क्या करेंगे, व्हेन y = 0 एंड x = 2 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमको x और y की वैल्यू पुट करनी है, ये है हमारी इक्वेशन 3, इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, y = 0 माइनस लॉग एक्स की जगह पे क्या आएगा हमारा 2 प्लस 1/2 एज इट इज़ लॉग, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 + 1 2 - 1 एंड प्लस में c जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी। इसके बाद देखिए 0 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस log 2 प्लस 1/2 लॉग, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 1 = 3 एंड 2 - 1 = 1, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल लॉग की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो log 3 प्लस c। अब आप लोग यहाँ पे फाइनल हमारा जो आंसर है वो क्या है, c = log 2। अब ये जो माइनस है ये मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने से क्या होगा, जहाँ पे पॉजिटिव नहीं, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सो c = log 2 माइनस 1/2 log 3, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, c की वैल्यू निकाल रहे हैं। c की वैल्यू मतलब ये पूरी की पूरी जो बची हुई टर्म है ये इक्वल की उधर जाएगी, तो ये नेगेटिव है तो इक्वल की उधर जाके पॉजिटिव में चेंज होगी, और ये पॉजिटिव है तो इक्वल की उधर जाके किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, तो ये हमारी फाइनल c की वैल्यू आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 13 से हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, यहाँ तक हम सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चंस तक ही समझेंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है आप लोगों को डिस्क्राइब करने में हर एक चीज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, पॉसिबल रहेगा तो उसके लिए एक सेपरेट सी वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू।